नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है एग्री ज्ञान एस के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर एस के सिंह। आज ग्रुप बात हम लोग करेंगे आईपीएम के सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें पूरा इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया था। सेकेंड पार्ट में बात कर रहे हैं अप्रोचेज इन टेक्नोलॉजी ऑफ आईपीएम। इसमें जाने से पहले अगर आपने इस समय देखा होगा, जो लोग उत्तराखंड पीसीएस का और उत्तराखंड एसएससी की एग्जामिनेशनों का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है जिसमें डबल एओ ग्रुप थर्ड का है, डबल एओ ग्रुप वन का है, एडीओ हार्टिकल्चर का है, सुपरवाइजर एडीओ सुपरवाइजर जो है हार्टिकल्चर का है, ग्रुप थर्ड की पोस्ट है। असिस्टेंट डेवलपमेंट अफसर मशरूम की पोस्ट आई है और एपीओ की पोस्ट आई है, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन अफसर एपीपीओ की पोस्ट आई है। तो बहुत सारे पोस्ट आई है और इन सारे पोस्ट को देखेंगे ना, इनके सिलेबस को देखिए तो उसमें आईपीएम एक कंपोनेंट है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि आईपीएम को फर्स्ट पार्ट से लेकर सेकेंड पार्ट तक वो पूरे सिलेबस को कवर करें। तो चलिए आप विषय पाते हैं, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आज बात करेंगे टूल्स, टेक्निक है, अप्रोचेज पर। तो आईपीएम क्या है? स्मार्ट टूल्स है। स्मार्ट टूल्स कौन होता है? जो इफेक्टिव हो, इकोनॉमिकल हो और इन्वायरमेंटली फिट बैठता हो। तो ये सारे गुण इसमें है, इस नाते इसको स्मार्ट टूल भी कहा जाता है। आईपीएम को सामान्य भाषा में अगर किसी को समझना है तो आईपीएम को कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बोथ केमिकल एज वेल नॉन केमिकल अप्रोच, उसी को आईपीएम कहा जाता है। आईपीएम को अगर डिफाइन करें, देखिएगा सारे डिफिनेशन में इंटीग्रेशन है। अब देखिए डिफिनेशन, आईपीएम इज ए सस्टेनेबल अप्रोच। सस्टेनेबल कौन हो? इकोनॉमिकली फिट बैठता हो, इफेक्टिव हो, इकोलॉजिकली फिट बैठता हो। तो क्या है? सस्टेनेबल अप्रोच फॉर मैनेजिंग द पेस्ट बाय कंबाइनिंग कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल and chemical tools in a way that minimize economic, human health and environmental risk। इन सारे को कंट्रोल करते हुए या रिस्क को मिनिमाइज करते हुए जो अप्रोच यूज किया जाए वही क्या है आईपीएम हुआ। आईपीएम को डिफाइन किया लकमैन एंड मेटकैट ने 1994 में। इनके डिफिनेशन में मोर और लेस वही बात कही है, लेकिन एक है इंटेलिजेंट सिलेक्शन एंड यूज ऑफ पेस्ट कंट्रोल टैक्टिक्स। जितने अप्रोच हैं, टैक्टिस हैं, उसका इंटेलिजेंट सिलेक्शन करना और यूज करना, दैट विल इंश्योर फेवरेबल इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो सारे डिफिनेशन एक ही बात, एक ही क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल के आसपास घूम रहे हैं। आईपीएम अप्रोच में कहते हैं पेस्ट मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो किसान को चाहिए, जो एक्सटेंशन वर्कर को चाहिए, किसान को कहें कि पेस्ट को अपनी खेत को मॉनिटर करें, देखें पेस्ट का इन्फेस्टेशन हुआ, किस लेवल पर पेस्ट है, कितना डैमेज कर रहा है, कितनी संख्या है। अगर पेस्ट की पॉपुलेशन को आपने मॉनिटर कर लिया तो प्रॉपर डिसीजन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ का एग्रीकल्चर बॉडी है, जिसकी हेड ऑफिस कहाँ है? रोम, इटली में है। आजकल वो लोग एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम एनालिसिस बेस्ड आईपीएम अप्रोच को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना है कि आईपीएम अप्रोच को और इफेक्टिव बनाना है तो आप इस ऐसा अप्रोच को अडॉप्ट करिए। इस अप्रोच में क्या करते हैं? पहले एनालिसिस करते हैं एग्रो इकोसिस्टम का। एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ फील्ड सिचुएशन विद रिगार्ड टू पेस्ट, डिफेंडर, सॉइल कंडीशन, प्लांट हेल्थ एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स and their interrelationship for healthy crop and then appropriate decision on pest management। तो जब एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन को एनालाइज कर कर किसी पेस्ट मैनेजमेंट का डिसीजन ले तो कर सकता है कि ऐसा बेस्ड आईपीएम टूल का लाएगा। अब आईपीएम टेक्निक सेकंड पार्ट आती है। आईपीएम टेक्निक हाउ कौन कौन से, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो चार कैटेगरी में हम कह सकते हैं आईपीएम प्रैक्टिस है। फर्स्ट कह सकते हैं किसान को चाहिए, फर्स्ट कैटेगरी में आई कल्चरल प्रैक्टिस है, जो किसान रेगुलर अपने खेतों में करता है। क्रॉप रोटेशन है, इंटरक्रॉपिंग है, ट्रैप क्रॉप है, यूज ऑफ हेल्दी सीड है, ये सारे हैं। मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एंड लास्ट दैट इज द केमिकल मेथड या पेस्टिसाइड मेथड। पहला बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस की। जो रेगुलर फार्म ऑपरेशन है उसी को कल्चरल कहते हैं। तो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से कर हम पेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। पेस्ट के इस्टेब्लिशमेंट में, पेस्ट के रिप्रोडक्शन में, पेस्ट के डिस्पर्सल में, यहाँ तक कि पेस्ट के सर्वाइवल को भी काफी हद तक रेगुलेट किया जा सकता है। वो क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिस है? सीड का ट्रीटमेंट है, प्रॉपर सीड का ट्रीटमेंट करिए। आप देखेंगे 1 kg सीड को ट्रीट करने में 2 ग्राम दवा लगती है।
लेकिन वही 1 kg सीड टोमेटो का है तो 2 हेक्टेयर खेत में लगाया जाता है। अगर 2 ग्राम दवा आपने से बीज को उपचारित नहीं किया तो 2 हेक्टेयर खेत को उस बीमारी को नियंत्रण के लिए आपको बहुत सारी समय, बहुत सारी दवा और बहुत सारे पैसा बर्बाद करने होंगे। तो सीड ट्रीटमेंट करिए। टाइम ऑफ प्लांटिंग, कई बार सिंपली टाइम ऑफ प्लांटिंग से भी बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है या कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है। समर डीप प्लॉविंग, सॉयल बर्न जो इंसेक्ट हैं, बहुत सारे इंसेक्ट सॉयल के भीतर रहते हैं, जैसे क्रॉप आप काट लेते हैं, डीजे हैं। अगर आप समर में डीप प्लॉविंग करते हैं तो ये सारे इंसेक्ट के, चाहे एग हो, लार्वी हो और डिजीज के जो भी काजल ऑर्गेनिज्म हो, वो सॉइल का अपर सरफेस पे आ जाता है और इंसेक्ट और उनके लार्वी को तो देखेंगे तो बर्ड्स खा जाती हैं। और गर्मी की, समर की जो मई जून की धूप है, जब टेम्परेचर 40+ होने लग जाता है तो इनका स्वतः जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। प्लांट डिस्टेंस, कई बार किसान जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो बहुत घना कर देता है। जितने घना होगा दैट इज फेवरेबल फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज इन्फेस्टेशन। तो प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस रखिए। क्रॉप रोटेशन, अनेकों बार कुछ लाभ के चक्कर में हम लगातार सोलेनेशियस क्रॉप लगाते हैं। हम टोमेटो लगाते हैं, पोटैटो लगाते हैं, कैप्सिकम लगाते हैं। जब किसी भी, फॉर एग्जाम्पल हम सोलेनेशियस की बात करें, एक ही तरह की फसल को बार बार आप लगाते हो तो उस फसल के कैटेगरी में लगने वाला इंसेक्ट एंड डिजीज को लिए आसानी से पूरे साल मल्टीप्लाई करने का रहता है। तो ऐसे स्टेज में कंट्रोल करना टफ हो जाता है। तो प्रॉपर क्रॉप रोटेशन लगाइए, जैसे क्रॉप रोटेशन की थ्योरी आपको बार बार बताई जाती है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, हमेशा कहा जाता है सॉयल बर्न डिजीजेज है, रूट रॉट है, विल्टिंग है, इसको कंट्रोल करने के सारे मेथड में एक मास्टर मेथड है कि प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर ड्रेनेज। इरिगेशन का मतलब नहीं कि फ्लड इरिगेशन करिए, नमी बनाइए और ड्रेनेज रखेंगे तो सॉयल बर्न डिजीज काफी हद तक रोका जा सकता है, खासतौर पर रूट डिजीज को। सॉयल सोलराइजेशन, बहुत सारे किसान जो सब्जी लगाते हैं, देखे होंगे उनके नर्सरियों में जो है डैम्पिंग आप लगती है, पीथियम से, फाइटोप्थोरा से होता है। अगर उसको नियंत्रण करना है तो आप समर में आप क्या करें, सॉइल का सोलराइजेशन कर दो, उस नर्सरी को थोड़ी नमी बनाएं, जुताई करें और व्हाइट पॉलीथीन से ढक दें पूरे। अगर गर्मी के महीने में 30 से 40 दिन आप ढक दें तो जो ये पैथोजेंस हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। वीड मैनेजमेंट, वीड अपने आप में नुकसानदायक तो ही है, ये बहुत सारे इंसेक्ट के लिए एक घर का काम करता है, अल्टरनेटिव होस्ट का काम करता है। जैसे कॉटन वॉल वर्म है, कॉटन वॉल वर्म अंडा किस पर देता है, चटरी मटेरियल वीड्स पर। अगर आप चटरी मटेरियल वीड्स कंट्रोल कर दें तो निस्संदेह इसका इन्फेस्टेशन घट जाएगा। डायमंड बैक माथ, डायमंड बैक माथ लगता है कोल क्रॉप में। अब डायमंड बैक माथ अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए किसी क्रूसिफेरियस वीड चाहिए। अब क्रूसिफेरियस वीड्स को कंट्रोल कर दें तो इनकी लाइफ साइकिल प्रभावित हो जाएगी। तो इस तरह से वीड मैनेजमेंट से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ट्रैप क्रॉप, किसी को फंसा देना, जैसा बहुत सारे केसेज में आपने सुना होगा। तो यहाँ कीड़े को फंसाने की बात हो रही है, किसी को फंसाने का अर्थ है कीड़ा से। अगर कोल क्रॉप की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है डायमंड बैक माथ इंसेक्ट की, 10 लाइन कोल क्रॉप लगाइए, बीच में 1 लाइन क्या लगाइए, मस्टर्ड लगा दीजिए। तो जो डायमंड बैक माथ है वो पहले कोल क्रॉप पर नहीं जाएगा, पहले जाएगा मस्टर्ड, वो ट्रैप हो जाएगा मस्टर्ड पर। तो जैसे मस्टर्ड में डायमंड बैक माथ दिखे आप तुरंत उस पर कंट्रोल कर लीजिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए। तो आपकी मन फसल की ना दवा की आवश्यकता पड़ी ना स्प्रे किया आपने, तो इस तरह से उसको ट्रैप करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से जो टोमेटो है, टोमेटो का जो फ्रूट बोरर है, अगर आपने एक खेत में टोमेटो लगाई है और उसके चारों तरफ आप मैरीगोल्ड लगा लीजिए तो टोमेटो फ्रूट बोरर अट्रैक्ट होगा मैरीगोल्ड पर। अब मैरीगोल्ड पर जैसे इसका दिखे इन्फेस्टेशन आप कंट्रोल कर दीजिए। तो इस तरह से ट्रैप करके भी इसको मैनेज किया जा सकता है। ये फोटोग्राफ्स के थ्रू देखा है कि कैबेज के बाद जो है कैसे आप ट्रैप क्रॉप एक बीच में लगा सकते हैं। अब जो सेकेंड मेथड आता है फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड से द्वारा भी हम सीधे डायरेक्टली किल भी कर सकते हैं, उनको उनके मूवमेंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं, वो यहाँ तक कि अनसुटेबल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से पेस्ट के पॉपुलेशन या पेस्ट के इन्फेस्टेशन को घटाया जा सकता है। लाइट ट्रैप, किसी एग्जामिनेशन में पूछा था कि लाइट ट्रैप से किस प्रकार के इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता था। उसमें जो अल्टरनेटिव था ये था पॉजिटिव फोटोट्रैपिक, यानी जो इंसेक्ट लाइट के प्रति आकर्षित होते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रैपिक नेचर के होते हैं, वही इसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे
पहाड़ में बहुत मेजर इंसेक्ट की प्रॉब्लम है व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब पर हमने एक वीडियो ही बनाई है, आपको अगर व्हाइट ग्रब के बारे में जानना है तो जरूर देखिएगा। तो व्हाइट ग्रब का जो एडल्ट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक नेचर का है। तो अगर किसान बरसात के दिनों में पूरे गांव के लोग अगर लाइट ट्रैप लगाए तो उससे लाइट ट्रैप से इस एडल्ट को कंट्रोल किया जा सकता है और आगे के पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। येलो स्टिकी ट्रैप जो सकिंग पेस्ट है लाइक व्हाइट फ्लाई है, इसको येलो स्टिकिंग जो है ये येलो स्टिकी ट्रैप को उस फसल में लगाकर हम उसको उसी के ऊपर चिपका सकते हैं, वो उसी में चिपक जाता है येलो स्टिकी ट्रैप में। तो इस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। क्लिपिंग ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स, जो बैगन में सूट एंड फ्रूट बोरर है, तो इसको अगर बैगन में फर्स्ट इन्फेस्टेशन देखेंगे सूट एंड फ्रूट बोरर को, तो ऐसा लगेगा जो उसका ग्रोइंग टिप है का एक मुरझा गया और वो लुढ़क जाता है। कई बार समझ में नहीं आता कि पूरा पौधा हेल्दी सा दिख रहा है, ऊपर का केवल ग्रोइंग टिप क्यों लुढ़का है, तो उसमें क्या लगा सूट एंड फ्रूट बोरर लग गया। आप उसके ऊपर वाले हिस्से को प्रून कर दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, इसका इन्फेस्टेशन घट जाएगा। तो इस तरह से क्लिपिंग कर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रूनिंग ऑफ डिजीज एंड क्राउडेड ब्रांच, खासतौर पर फ्रूट ट्रीज में कहा जाता है कि ओवर क्राउडेड ब्रांच को, डिजीज ब्रांच को आप थिन आउट करिए। तो जब ऐसा आप करते हो तो बहुत सारे डिजीज का जो सोर्स है, इंसेक्ट का सोर्स है, ऑटोमेटिक घट जाता है और उसमें लाइट और हवा का पेनिट्रेशन बढ़ने से भी काफी लाभ मिलता है। तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। हैंड पिकिंग से बहुत सारे, डायमंड वेब माथ की बात करें उसका अगर देखेंगे तो जो एग है वो येलो कलर का और कैबेज के निचले लीव्स, लोअर साइड ऑफ लीव्स पर अंडा देता है, उसको आप चाहें तो आप पिक करके हैंड पिकिंग करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रोडेंट को आप रोडेंटिसाइड यूज करने के बजाय उसको ट्रैपर लगाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए लो कास्ट नेट हाउस, सिंपली नेट हाउस का यूज कर आप उस इंसेक्ट को रोक सकते हैं आपके फसल में तक पहुंचने से, या घटा सकते हैं। पूरा 100% तो नहीं। एक जो स्टडी रिपोर्ट है कि जो ब्रिंजल का इन्फेस्टेशन है सूट एंड फ्रूट बोरर का, अगर सूट एंड ब्रिंजल को नेट हाउस के भीतर लगाया जाए, लोकास्ट नेट हाउस के भीतर, तो इसका इन्फेस्टेशन, इसका संक्रमण 50% तक घटाया जा सकता है बिना किसी केमिकल के। अब आया बायोलॉजिकल मेथड। तो अभी हम लोगों ने बात किया कल्चरल की, अब आया हमारा थर्ड आ गया कल्चरल, देन फिजिकल एंड थर्ड इज द बायोलॉजिकल मेथड। तो ये भी एक तरह से कर सकते हैं, इको फ्रेंडली है, सेफर है और इफेक्टिव मेथड है पेस्ट कंट्रोल की। पहला इसमें जो पार्ट आता है रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंट, रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट वैरायटी। तो बहुत सारे क्रॉप्स हैं, नंबर्स ऑफ क्रॉप्स, नंबर्स ऑफ वैरायटीज अवेलेबल है जो कि रेजिस्टेंट हैं, उनके वैरायटीज जो है उस पर्टिकुलर पेस्ट के प्रति टॉलरेंट या रेजिस्टेंसी रखती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो, अर्का रक्षक, इसमें इसका इन्फेस्टेशन कम है। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ ब्रिंजल, पंच सम्राट, पूसा हाइब्रिड 9, काशी गणेश, अर्का नौनी, इन क्रॉप ये जो वैरायटीज हैं ब्रिंजल की, इसमें इनका इन्फेस्टेशन नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो आप राइट सिलेक्शन ऑफ वैरायटी से भी इस पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रेन, फेरोमोन वो केमिकल है जो सामान्य तौर पर मादा इंसेक्ट छोड़ती है, काहे नहीं छोड़ती है, मेल इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए, आगे के जनरेशन को बढ़ाने के लिए। अगर उस केमिकल को हुई एक ट्रैपर में डाल दिया जाए तो इंसेक्ट उससे में खासतौर पर मेल इंसेक्ट उसमें फंस जाता है, तो उसी कहा जाता है फेरोमोन ट्रेन। जैसे जो फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट है, वो फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट मिथाइल यूजिनॉल से बहुत अट्रैक्ट होती है। कभी आप मिथाइल यूजिनॉल लाना, कभी बाजार से खरीद कर लाना, अपने फिंगर को आप लगाकर बाहर, घर से बाहर निकलो, 8-10 फ्रूट फ्लाई बैठ जाते हैं, और जितने बैठते हैं मान के चलो मेल बैठे होंगे, क्योंकि ये गंध फीमेल का है। तो इस तरह से मेल को कंट्रोल कर देखिए, फोटोग्राफ्स में देखें, ये बाजार में ऑलरेडी अवेलेबल है जो फेरोमोन ट्रैप, ये आसानी से बना भी सकते हैं। हमने एक वीडियो भी इस पर जो है फेरोमोन ट्रैप पर बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो पूरी उसकी मेथडोलॉजी, साइंस और किन किन क्रॉप में कितने इफेक्टिव है उस पर आपको जानकारी मिल सकती है। नेचुरल एनिमीज, जो हमारे दुश्मन है प्रकृति ने उनके भी दुश्मन, हमारे दुश्मन मतलब किसान की जो दुश्मन है, जो इंसेक्ट पेस्ट है, उनके भी दुश्मन प्रकृति ने ऑलरेडी पैदा किया है, हम कई बार उसको जानते नहीं या पहचानते नहीं। तो जो नेचुरल एनिमीज इंसेक्ट हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स। पैरासाइट वो जो या तो उस कीड़े के भीतर या उस कीड़े के ऊपर बैठकर आराम से उसे क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट डेराइव करते रहते हैं, और धीरे धीरे जो
होस्ट इंसेक्ट है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और बीमार होकर मर जाता है। तो इस तरह से पैरासाइट हमारे लिए क्या हुआ, बेनिफिशियल हुआ, और पैरासाइट को भी यूज कर हम बहुत सारे इंसेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। पैरासाइट के साथ एक वर्ड आता है कई जगह पैरासिटोइड्स, तो कहीं कंफ्यूजन आपको ना हो। कई इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो उसका जो इमेच्योर स्टेज है वो पैरासिटिक नेचर का है, और जैसे वो अडल्ट स्टेज में आता है तो फ्री लाइफ गुजारने लगता है। तो ऐसे इंसेक्ट जिसका इमेच्योर स्टेज पैरासिटिक हो और एडल्ट स्टेज फ्री लिविंग हो तो उसको कहता है पैरासिटोइड्स। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, ट्राइकोग्रामा चिलुनिस। ट्राइकोग्रामा चिलुनिस जो बाजार में ट्राइकोग्रामा कार्ड के नाम से खूब उपलब्ध है, आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, आजकल तो ऑनलाइन जो हमारी मार्केटिंग वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। ये कार्ड में लगभग 20,000 एग्स होते हैं और ये इफेक्टिवली टोमेटो के फ्रूट बोरर में, येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस में बहुत इफेक्टिव है। 5 से 6 कार्ड पर हेक्टेयर लगता है, पत्ती के नीचे हिस्से में इसे क्लिपिंग की जाती है। अब बहुत इफेक्टिव है, आदमी इस अंडे से जो एडल्ट निकलता है और वो इन अपने जो होस्ट इंसेक्ट को उनको डैमेज करता है। प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स पैरासाइट आराम आराम से खाता है, प्रीडेटर्स पकड़ता है और मारता और खाता है। देन प्रीडेटर्स लाइव्स बाय कैप्चरिंग एंड फीडिंग अनदर स्पीसीज एंड प्रीडेटर्स भाई जो पकड़कर जिसमें ये क्षमता है कि पकड़ ले, मार दे और खा जाए, नेचुरली क्या होगा, यूजुअली उससे बड़ा होगा और उससे क्या होगा, पावरफुल होगा, मजबूत होगा। किससे, प्रे से, जिस पर शिकार कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेडी बर्ड बीटल। आप अगर खेती से जुड़े हुए आदमी हो, किचन गार्डनिंग भी करते हो ना, तो लेडी बर्ड बीटल को जरूर देखा होगा। कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, इस पर 7 बिंदियां होती हैं। यह लेडी बर्ड बीटल एक प्रीडेटर्स है और किसको खाती है, एफिड को, स्केल इंसेक्ट को, पियर साइला को, मेलीबग को और अदर सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट को। तो दोस्तों कई बार हम अनजाने में इन्हें भी दवा से मार देते हैं। अगर इसको बचाया तो इतने सारे को ये खुद कंट्रोल कर लेगी। क्राइसोपर्ला कार्निया, इसको कॉमन ग्रीन लेस विंग भी कहते हैं। ये भी एफिड, जो कोल क्रॉप का एफिड है, पी का एफिड है, पोटैटो का एफिड है, उसको खाती है। यानी ये भी हमारे लिए कह सकते हैं मित्र, शत्रु नहीं, मित्र कीट हुआ, शत्रु कीट किसका हुआ, एफिड का हुआ। तो ये प्रीडेटर का एग्जाम्पल है। इसके ये तो कीड़े से कीड़े का नियंत्रण हुआ। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, पैरासिटिक माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो ह्यूमन बीइंग में बीमारी फैलाता है वो इन इंसेक्ट में भी बीमारी फैलाता है। इसको पहचान कर इसका यूज उस हमारे हानिकारक इंसेक्ट को कंट्रोल करके जब किया जाए तो ये भी एक बायोलॉजिकल टूल्स में आता है। इसमें जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तीनों है, जिसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, बैसिलस थ्रिंजेंसिस बीटी, यह बैक्टीरिया है और इसका यूज कहने के कैटरपिलर प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, इसको कैटरपिलर कंट्रोल करने के लिए हम बीटी का यूज करते हैं। एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये टोमेटो फ्रूट बोरर और स्पोडिप्टेरा इंसेक्ट ऑफ वेजिटेबल्स के कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वर्टिसिलियम लेकानी, ये फंगस है और ये टोमेटो के व्हाइट फ्लाई और ओनियन, थ्रिप्स, कैबेज, डायमंड बाइक माथ के कंट्रोल में बहुत इफेक्टिव है। और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम एंड ट्राइकोडर्मा विरिडी, यह फंगस खास तौर पर यूज होता है सॉइल एंड सीड वर्म डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। रूट राट है, कलर राट है, विल्ट प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है, इसके बाजार में जैसे पंतगा यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, उसके भी प्रोडक्ट उपलब्ध है। पंत बायोजेंट ए, पंत बायोजेंट 2, पंत बायोजेंट 3 और प्राइवेट कंपनियों की, जैसे कि आप देखेंगे तो स्यूडोमोनास जो है, अगर आप कर्नाटका एग्रोकेमिकल्स के देखें तो स्पर्श के नाम से आता है। इसी तरह से जो है वर्टिसिलियम लेकानी है, वर्षा के नाम से आता है और बहुत इफेक्टिव है, एफिड कंट्रोल, थ्रिप्स कंट्रोल और व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल में। तो इस तरह से हम इसका उपयोग बाजार से लेकर कर सकते हैं। लास्ट देते बोटेनिकल्स, प्लांट पार्ट से डराइव कोई केमिकल निकालकर यदि उसका यूज इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए करें तो उसे बोटेनिकल्स कहते हैं, जिसमें कॉमनली है नीम, एजाइडी रेक्टा इंडिका। नीम का उपयोग हमारे पूर्वजों ने पहले से भी इसका उपयोग किया है। इसके बीज में एजाइडी रेक्टिन नामक एक केमिकल्स होता है जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी का है। तो इस नाते इसके बीज से बहुत सारे आज की डेट में प्राइवेट कंपनियां अलग अलग नामों से, कोई अचूक के नाम से है, कोई अलग अलग नाम से, एजाइडी रेक्टिन के नाम से है, तो अलग अलग नाम से पेस्टिसाइड है जो कि
बोटेनिकल्स कैटेगरी में आती है, या नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी में आता है। ये अपने आप में इंसेक्टिसाइड का गुण है, इसके अंदर रिपेलेंट का गुण है, एंटीफिडेंट का गुण है। अगर नहीं उस कीड़े को मारा तो उस कीड़े को वो खाने योग्य भी नहीं छोड़ता, ऐसा इसका स्मेल और टेस्ट हो जाता है। टोबैको एक्सट्रैक्ट, गार्लिक एक्सट्रैक्ट और धतूरा प्लांट एक्सट्रैक्ट को भी बोटेनिकल्स के अंतर्गत यूज किया जाता है विभिन्न कीटों के नियंत्रण। लास्ट, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल यूज करने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, अगर एग्रोकेमिकल्स ना कहा जाता है नोवेल मॉलिक्यूल्स यूज करें। तो जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड एज द लास्ट चॉइस व्हेन द पेस्ट पॉपुलेशन क्रॉस ईटीएल। तो केमिकल कंट्रोल करने के 3 पार्ट देखे होंगे। नोवेल पेस्टिसाइड यूज करिए, जब लास्ट चॉइस के रूप में यूज करिए, और जब पेस्ट का पॉपुलेशन ईटीएल को क्रॉस, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, किसी एग्जामिनेशन में पूछा भी था ईटीएल क्या है, तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यानी वो इंसेक्ट या पेस्ट का वो पॉपुलेशन डेंसिटी जब कंट्रोल करना अनिवार्य हो जाए, पेस्टिसाइड का यूज करना अनिवार्य हो जाए। अब किसान कैसे समझेगा कि कौन सी डेंसिटी होगी? साइंटिस्टों ने फसल वाइज और पेस्ट वाइज एक ईटीएल लेवल डिफाइन कर रखा है, वो आपको जानना होगा। यदि उस लेवल तक आ गया, डेंसिटी उतनी बढ़ गई, तब तो आपको पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, और नोवेल पेस्टिसाइड यूज करिए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भिंडी का वक्रा फ्रूट ग्रोर है, अगर आपका लगभग 5.3%, 5.3% फ्रूट का इन्फेस्टेशन दिखने लगे, हमेशा 5.3% एक एवरेज, तो आपको दवा का छिड़काव करना चाहिए। टोमेटो फ्रूट बोरर है, अगर लगभग 2% फल में डैमेज आने लगे या इससे ज़्यादा दिखने लगे, तो आपको पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। अब हमने बात करी थी कि ईटीएल और ईटीएल के साथ नोबल मॉलिक्यूल्स यूज करिए। तो नोबल मॉलिक्यूल्स क्या है? ये न्यू इंसेक्टिसाइड ग्रुप है। इसकी विशेषता क्या है? दैट हैव हाई टारगेट स्पेसिफिसिटी। कई हमारे जो ओल्ड और ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड्स थे ना, वो टारगेट बहुत स्पेसिफिक टारगेट के नहीं थे। वो आपके इंसेक्ट जो डैमेजिंग इंसेक्ट है उसे तो मारते ही थे, साथ ही साथ कई बार बेनिफिशियल इंसेक्ट को बहुत ज्यादा डैमेज करते थे। लेकिन जो हमारे नोबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है? टारगेट स्पेसिफिसिटी है, लो रिस्क टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो रिक्वायर्स 10 to 20 टाइम्स लोअर डोज देन कन्वेंशनल वन। इनकी डोज की मात्रा भी लगभग 1/10 से 1/20 रह जाता है, और बहुत इफेक्टिव है, टारगेट इफेक्टिव है। अगर देखें सकिंग पेस्ट के लिए ट्रेडिशनली में हम क्या यूज करते हैं? मोनोक्रोटोफास, डाइमेथोएट, कार्बोसल्फान यूज करते हैं। और जो नए मॉलिक्यूल्स के रूप में एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमेथाक्सम है, ये देखें अगर दोनों के डोज में ना, तो लगभग इनकी से 10 से 20 गुना डोज ज़्यादा इनकी है। तो और बहुत नए मॉलिक्यूल हैं, नए रिसर्च के साथ आए हैं, तो ऑफकोर्स ये अच्छे हैं। पेस्टिसाइड का जब यूज करें तो कुछ और कंसिडरेशन भी रखें, हमेशा राइट टाइम पर यूज करें। ये जरूरी नहीं है कि इंसेक्ट दिख रहा है तो वही उसका राइट टाइम है। राइट टाइम जरूर, पहले इंसेक्ट पहचाने, मॉनिटरिंग करें और राइट टाइम का सिलेक्शन करें। राइट डोज के मामले में कई बार किसान बस अनुमान लगाते हैं, अनुमान न लगाएं, जो डोज रिकमेंड है वही डोज यूज करें। राइट केमिकल्स का यूज करें। केवल कीड़ा लगा है तो इंसेक्टिसाइड यूज करना है, ऐसा थ्योरी गलत है। किस तरह का इंसेक्ट है, चिविंग है, सकिंग है, इस सब जानकारी के साथ आइडेंटिफिकेशन के बाद ही डिसाइड करें। राइट वे ऑफ मेकिंग सोल्यूशन। कई बार किसान क्या करता है, अपने स्प्रेयर की टंकी में पानी भरा और जितनी डोज रिकमेंड है ऊपर से टंकी में डाल दिया। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ऐसा करने से नीचे का घोल बिल्कुल केमिकल विहीन हो जाएगा या हल्का सा कंसंट्रेशन होगा, ऊपर में बहुत ज़्यादा होगा। तो पहले छोटे से मात्रा में पानी के घोल में दवा को मिलाएं, देन पूरी मात्रा में उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ही आप टंकी में डालें और स्प्रे करें। राइट मेथड, सही नोजल का उपयोग करें, सही प्रेशर रखें, ये भी बहुत इफेक्टिव कंट्रोल की जरूरी है। स्टिकर का यूज, दवा या केमिकल का यूज तभी इफेक्टिव होगा जब वो अपने प्लांट्स पार्ट पर चिपके। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उस पर स्टिकीनेस नहीं रह जाती, तो वो स्टिकी इफेक्ट बढ़ाने के लिए कि दवा पूरा का पूरा चिपक जाए तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। बाजार में स्टिकर उपलब्ध हैं और 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्टिकर का यूज भी करें। रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें पेस्ट का, और कोशिश करें एक प्रकार की पेस्टिसाइड का उपयोग बार बार न करें, उससे रेजिस्टेंस पैदा होने की डर रहता है। दोस्तों ये रहा जो है IPM
इसके साथ ही साथ हमारे किसी साथी ने मुझे कुछ 2-3 क्वेश्चन भेजा था, किसी एग्जामिनेशन में पूछा होगा। उन्होंने पूछा था कि फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर कौन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो डॉक्टर ML रूनवाल, ROONWL, डॉक्टर RN रूनवाल फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यूजी फ्लाई किसका पैरासाइट है? ये सिल्क वर्म का पैरासाइट है। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास हुआ? 1968 में पास हुआ। एक क्वेश्चन और था, ईयर कॉकल डिजीज। ईयर कॉकल डिजीज किसका है? ये निमेटोड काज करता है और वीट की ये प्रॉब्लम है। आशा है पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो शेयर करो।